Hello and welcome to our channel Conceptual English by K.M. Gupta and you are watching वीडियो नंबर 35। ये 35वीं वीडियो है हमारी और ये प्रेपोजिशन का चौथा पार्ट है, पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो नंबर 30 में, पार्ट 2 वीडियो नंबर 31 में और पार्ट 3 वीडियो नंबर 32 में हमने दिया है। ये 35th वीडियो है और ये प्रेपोजिशन का 4th पार्ट है। ये जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, मैं क्यों आपको बता रहा हूं? मैं ये चैप्टर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं। भाई फर्स्ट पार्ट जो मैंने कवर किया है वीडियो नंबर 30 में, उसमें मैंने इसका बिल्कुल बेस क्लियर किया है, मैंने इसके फंक्शंस क्लियर किए हैं, मैंने इसका कंसेप्चुअल एनालिसिस किया है कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन रहता है, क्या रोल रहता है, व्हाई आर दे यूज्ड इन ए सेंटेंस, क्यों यूज करते हैं, है ना, और फंक्शन किस तरह से होता है वो मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर किया है। प्रेपोजिशन का चैप्टर शुरू करने का यही तरीका है, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात आई दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट यानी कि हमारा वीडियो नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे आप मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसमें हमने दो चीजें क्लियर की हैं। एक तो उसमें हमने 80+ प्रेपोजिशंस का मीनिंग क्लियर किया है, उनका जो इंटरनल मीनिंग है, उनका जो इनहेरेंट मीनिंग है वो क्लियर किया है, और साथ ही साथ कुछ प्रेपोजिशंस जिनमें आपस में डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे आपका अबव और ओवर का अंतर, आपका अंडर और बिलो का अंतर, आपका इन और इनटू का अंतर, आपका अमंग और बिटवीन का अंतर। तो बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जिनके आपसी अंतर को भी हमने उसमें क्लियर किया है। उसके बाद बात आई थी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की, और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ाते हुए मैंने आपको दो बातें बताई थी। देखिए, एक तो मैंने ये कहा था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारा जो चैनल है वो कंपेटिटिव इंग्लिश के लिए है, खास तौर पर ऐसे एग्जाम्स के लिए वेयर यू आर गिवन 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू हैव टू चूज ओनली 1। तो ऐसे में फिक्स्ड प्रेपोजिशन को हम स्किप भी नहीं कर सकते। तो किस तरह से इसे पढ़ा जाए वो हमने थर्ड पार्ट में क्लियर किया था। हमने ये बताया था आपको कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को पढ़ते हुए एक बात जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि पोजीशन बदलते ही प्रेपोजिशन बदल जाया करती है। इसलिए फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को रटना कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। और पता है आपको, मैं आपके लिए आज ये वाली वीडियो नहीं लाने वाला था। मैंने आपके लिए एक क्लास तैयार की है प्रेपोजिशन की 50-50। उसमें मैंने ऐसी 50 प्रेपोजिशन चुनी हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन उसको लाने से पहले मुझे लगा अभी आपको एक और क्लास की जरूरत है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में हाथ डालने से पहले एक कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो क्या? फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। देखिए, फिक्स्ड प्रेपोजिशन को हम स्किप नहीं कर सकते एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना। कंपेटिटिव इंग्लिश की हम तैयारी कर रहे हैं। तो जहां तक हमारा एसएससी का या हमारा डिफेंस के एग्जाम्स का सवाल है ना, हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स का सवाल है, कहीं भी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल रट भी नहीं सकते। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जहां तक मेरी अपनी राय है इस मामले में, मैं बिल्कुल नास्तिक हूं। मेरे हिसाब से फिक्स्ड प्रेपोजिशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों चीजों को अगर मुझे मिलाना हो तो मैं आपको जरूर यह सलाह दूंगा कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ते समय आप उनके कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। बिना कॉन्टेक्स्ट के फिक्स्ड प्रेपोजिशन बिल्कुल यूजलेस है, इवन दे आर डेंजरस फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो मूल उद्देश्य है आपको समझाने का, मैं आपको कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बताऊंगा और साथ ही साथ उनके पैरेलल, उनके कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा कि देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ ये फिक्स है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलते ही, प्रसंग बदलते ही, सिचुएशन बदलते ही प्रेपोजिशन बदल जाएगा। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने के साथ साथ
आप जरूर पढ़ें फिक्स्ड प्रीपोजिशन, लेकिन उनका कंटेक्स्ट भी बिल्कुल समझ लें। एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आपने याद किया, आपने खूब समझा और आप जानते हैं कि एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, जैसे दे एक्यूज्ड हिम ब्लैंक, और यहां पर कोई क्राइम दे रखा है रॉबरी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपने याद किया हुआ है वो काम करेगा, है ना। दे एक्यूज्ड हिम ऑफ रॉबरी, उन्होंने उस पर लूट का इल्जाम लगाया, लूट का आरोप लगाया। जब एक्यूज के बाद यहां पर उसका अपराध दिया हो, उसका दोष दिया हो, तब आप यहां पर ऑफ लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर ये सेंटेंस ये इस तरह से कर दिया जाए कि ही वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक हिज ओन फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस आपके सामने है। ही वॉज एक्यूज्ड, और यहां पर देखिए उसका इल्जाम नहीं दिया है, उसका दोष नहीं दिया है, उसका क्राइम नहीं दिया है। अब आप यहां पर ऑफ कैसे लगा सकते हैं? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही वॉज एक्यूज्ड बाय हिज ओन फ्रेंड्स, उस पर खुद उसके दोस्तों ने ही इल्जाम लगाया। उस पर इल्जाम लगाया गया किसके द्वारा? बाय हिज ओन फ्रेंड्स, है ना, उसके खुद के दोस्तों के द्वारा। तो बेटे मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ आपको कॉन्टेक्स्ट भी दिमाग में रखना है। एक्यूज्ड के साथ ऑफ आएगा, लेकिन तब जब उसके बाद उसका क्राइम दिया है। लेकिन सेंटेंस का जरा सा एटीट्यूड चेंज किया, जरा सी सिचुएशन चेंज की, तो प्रीपोजिशन बदल सकती है। केवल यही एग्जाम्पल नहीं, आप कोई भी प्रीपोजिशन जिसे आप फिक्स्ड मानते हो कि इस नाउन के बाद यही प्रीपोजिशन आएगी, इस एडजेक्टिव के बाद यही आएगी, या इस वर्ब के बाद यही आएगी, आप वो प्रीपोजिशन आप मुझे बताइए। मैं आपको ऐसा सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा जिसमें वो प्रीपोजिशन नहीं आएगी, बस कॉन्टेक्स्ट जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पज है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है। इससे पहले कि हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ें, हमारी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन 50-50 क्लास है वो मैं आपके सामने लेकर आऊं। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन और कॉन्टेक्स्ट को साथ साथ कैसे समझा जाए। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके 10 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और साथ ही साथ उनके पैरेलल कॉन्टेक्स्ट भी दिखाऊंगा, जिनसे आपका विजन, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। These fixed prepositions will not lead you astray, ये मेरी कोशिश है। तो देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है इन दो सेंटेंसेस को लेकर। कई बार बता दिया जाता है कि अटैक के बाद ऑन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम सीधा बोलते हैं जापान अटैक्ड अमेरिका, जापान अटैक्ड अमेरिका। जापान ने अमेरिका पर आक्रमण किया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल ठीक बात है, यहां ऑन सुपरफ्लुअस है, ऑन की कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है, जापान अटैक्ड अमेरिका। लेकिन अब इस बात को हम ऐसे नहीं कह सकते कि अटैक के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन आएगी ही नहीं, अटैक के बाद ऑन आएगा ही नहीं। दूसरा सेंटेंस जो आपके सामने है, इट वॉज एन अटैक, यहां पर जो अटैक शब्द दे रखा है और यहां पर जो अटैक शब्द दिया है, दोनों में अंतर है। पहले सेंटेंस में अटैक एक वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में अटैक एक नाउन है। ठीक है, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट समझिए। यहां पर एक देश का नाम दिया है, फिर ये वर्ब दे रखी है, फिर किस पर अटैक किया ये दे रखा है। ठीक है, ये वर्ब है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि अटैक के बाद ऑन नहीं आता। लेकिन अगले सेंटेंस में इट वॉज एन अटैक ऑन अमेरिकाज प्राइड एंड सॉवरेनिटी, यह जो अटैक था वो अमेरिका के अहम पर चोट थी, ये अमेरिका के गर्व पर, अमेरिका की संप्रभुता पर आक्रमण था। तो यहां पर ये अटैक नाउन है और इसके बाद ऑन बिल्कुल ठीक है।
तो कोई भी प्रेपोजिशन आप फिक्स पढ़ें तो उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर समझ लें। ये वर्ब है, ये नाउन है, यहां पर ये सुपरफ्लुअस थी लेकिन यहां पर ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी कॉन्टेक्स्ट बदलते ही अटैक के बाद भी और भी प्रेपोजिशंस आ सकते हैं। जैसे हम कहें अमेरिका वॉज अटैक्ड इन 1945, बिल्कुल ठीक है, अमेरिका पर 1945 में हमला हुआ था। पर इसके बाद में एक ईयर दे रखी है, एक सन दे रखी है और ये बिल्कुल ठीक है, इन 1945। या फिर ये कहें, इसका हम पैसिव बना दें, अमेरिका वॉज अटैक्ड बाई जापान, ये बिल्कुल ठीक है, अमेरिका वॉज अटैक्ड बाई जापान। तो आप इस तरह से ना समझें कि अटैक के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता, आप ऐसे समझें कि अटैक जब वर्ब हो और उसके बाद किस पर अटैक किया वो ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो आप यहां पर ऑन नहीं लगाएंगे। इसमें जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स चुने हैं ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आते रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ चुनिंदा आइटम्स इसमें कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अगला देखिए, सेम कंडीशन इन दोनों के साथ है। देखिए डिमांड यहां पर एक वर्ब है और डिमांड यहां पर एक नाउन है। डिमांड को पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए कई बार ऐसा हम लोग कह देते हैं या इस तरह से समझ लेते हैं कि डिमांड के बाद फॉर की कोई ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम में इस तरह से वो सेंटेंस देंगे आपको फाइंड आउट द एरर में, और आप बड़े आसानी से इस फॉर को यहां से उड़ा देंगे। आपने पढ़ रखा है कि डिमांड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, या आपने पढ़ रखा है कि डिमांड के बाद फॉर नहीं आती। ठीक है, ठीक है, आपकी बात यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में सही है। जब डिमांड एक वर्ब के रूप में हो और वो क्या डिमांड कर रहे हैं यहां पर उसका ऑब्जेक्ट दे रखा हो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि यहां पर फॉर नहीं आएगा, यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। फॉर भी यहां पर सुपरफ्लुअस है, हमने हटा दिया। द लेबरर्स डिमांड हायर वेजेस, जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो ऊंची मजदूरी की, वो ज्यादा मजदूरी की मांग करते हैं। तो यहां पर डिमांड एक वर्ब के रूप में है तो यहां पर फॉर नहीं आएगा, आपकी बात बिल्कुल जायज है। लेकिन अब अगले सेंटेंस को देखिए, देयर डिमांड फॉर हायर वेजेस वॉज टर्न डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनकी जो डिमांड थी भाई साहब, यहां पर यह डिमांड एक नाउन है। अगर आपने ये पढ़ लिया, ये समझ लिया या रट लिया कि डिमांड के बाद कभी फॉर नहीं आती तो आप यहां पर फंस जाएंगे। देखिए होता क्या है, ये एक लैंग्वेज है और इसमें इन्हें आप एक्सेप्शन भी नहीं कहेंगे। भाई जब हम अलग बात कह रहे हैं, जब हम दूसरी बात कह रहे हैं तो हमारा कहने का तरीका भी दूसरा होगा। अगर ये चेंजेस ना लाई जाएं तो आप सोचिए जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो कितने नीरस हो जाएंगे, उनमें कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी रटकर कंपटीशन पास कर जाएगा। आपकी लैंग्वेज की परख हो रही है, आपकी लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपसे पूछा जाए, तभी तो पता चलेगा कि आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। रटने से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर डिमांड नाउन है और ये फॉर बिल्कुल ठीक है। देयर डिमांड फॉर हायर वेजेस वॉज टर्न डाउन, टर्न डाउन कहते हैं ठुकरा दी गई, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के द्वारा उनकी जो ऊंचे वेतन की, ऊंची मजदूरी की मांग थी वो ठुकरा दी गई। तो डिमांड जब वर्ब के रूप में है यहां पर और उसके बाद क्या डिमांड है वो दे रखी है तो फॉर नहीं आएगा, और जब डिमांड नाउन है तो उसके बाद यहां पर फॉर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी और भी प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। मान लीजिए इसी सेंटेंस को अगर हम डिमांड को पैसिव में बदलेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डिमांडेड बाय द लेबरर्स, है ना। तो यहां पर डिमांडेड बाय ये आ गया, या डिमांड को नाउन बना दीजिए आप और डिमांड ऑफ द लेबरर्स, लेबरर्स की मांग, है ना। तो यहां पर आपके डिमांड के बाद ये नहीं दिया है कि क्या मांग थी, जैसे कि डिमांड फॉर हायर वेजेस, जब नाउन था आपने पीछे दिया क्या डिमांड है तो आपने फॉर लगाया था, लेकिन ये भी नाउन है, इसके बाद किसकी मांग है वो दे रखे हैं तो आपका यहां पर ऑफ बिल्कुल ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, इसी से रिलेटेड है। एक वर्ड है आपका ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश देना। अब यहां पर जो ऑर्डर है और यहां पर जो ऑर्डर है इन दोनों में अंतर है। भाई पहला वाला जो ऑर्डर है वो है आपकी
वर्ब। आपने पढ़ रखा है कि भाई ऑर्डर के बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है कि हमने किसे आदेश दिया, वी ऑर्डर्ड देम, यहां भी कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। या हमने किस चीज का आदेश दिया, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा, यहां भी वो फॉर लगाकर आपको देंगे और बड़ी आसानी से आप यहां पर फॉर हटा देते हैं कि ऑर्डर के बाद फॉर नहीं लगेगा। वी ऑर्डर्ड फॉर ए पिज्जा नहीं, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा। जिन बच्चों ने पहले भी एग्जाम फेस किए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे ये सेंटेंस कई बार आ चुका है, ये भी और ये वाला भी। तो आप बड़ी आसानी से यहां से फॉर को उड़ा देते हैं। आप कर देते हैं वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा लोडेड विद मोज़रेला चीज, हमने मोज़रेला चीज वाला एक बहुत अच्छा सा पिज्जा ऑर्डर किया, तो यहां पर फॉर नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर जो ऑर्डर शब्द है वो है एक नाउन। द अथॉरिटीज रिलीज्ड ऑर्डर्स फॉर हिज इंस्टेंट अरेस्ट, अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिए, क्या रिलीज कर दिए, ऑर्डर्स रिलीज कर दिए। यहां पर जो ऑर्डर शब्द है वो नाउन है और इसके बाद यहां पर फॉर बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर्स फॉर हिज इंस्टेंट अरेस्ट, उसके तुरंत गिरफ्तारी के आदेश निर्गमित कर दिए, तो यहां पर ऑर्डर के बाद फॉर बिल्कुल ठीक है। ये तीनों के तीनों जो उदाहरण मैंने दिए हैं उनमें वर्ब और नाउन में डिफरेंस किस तरह से क्रिएट हो रहा है, प्रेपोजिशन कैसे चेंज हो रही है, वो मैंने आपको बताया है। इसका भी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑर्डर्ड बाय बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर के बाद अगर डेट दे रखी है तो ऑर्डर्ड ऑन जनवरी 1 बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर के बाद अगर मंथ का नाम दिया है तो इट वॉज ऑर्डर्ड इन जुलाई बिल्कुल ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट बदलते ही आपके प्रेपोजिशंस भी बड़ी आसानी से बदल जाते हैं और ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी है। आगे देखते हैं। तो देखिए उन तीनों के बाद हमारा चौथा एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है वो है हमारा रीच को लेकर। यहां तक के जो सेंटेंसेज हैं हमारे, इन सभी में आपका ये रीच आया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि रीच वर्ब भी है और रीच नाउन भी है। रीच के बारे में जो एक रूल आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है कि भाई रीच के बाद किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। रीच के बाद आप एट नहीं लगाते हैं। एग्ज़ाम में कई बार आता है वी रीच्ड एट द स्टेशन और आप बड़ी सफाई से यहाँ से एट को हटा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ एट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किस स्थान पर पहुँच रहे हैं, हम किस व्यक्ति के पास पहुँच रहे हैं, वहाँ हमें एट या टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कहना है हम स्टेशन पहुँचे, वी रीच्ड एट द स्टेशन कहने की ज़रूरत नहीं है, वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन सीधे। या हम प्रिंसिपल साहब के पास पहुँचे, वी रीच्ड द प्रिंसिपल, तो हम सीधे वो स्थान या वो व्यक्ति लगा देते हैं जहाँ पर हम पहुँचे हैं। वी रीच्ड द स्टेशन जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ आवर ट्रेन, अपनी ट्रेन के आने से ठीक पहले हम स्टेशन पहुंच गए। ऐसी कंडीशन में यहां पर वास्तव में आपको एट लगाने की जरूरत नहीं है। द चिल्ड्रन कुड नॉट रीच द काइट इवन विद ए बैम्बू, बच्चे बांस की सहायता से भी काइट तक नहीं पहुंच पाए। बच्चों की पतंग फंस गई है और बच्चे बांस की सहायता से उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे कुड नॉट रीच, यहां भी आपको एट या कुछ और लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल जनरल वाला रूल है कि रीच के बाद आप प्रेपोजिशन इन कंडीशंस में नहीं लगाते कि आप कहां पहुंच रहे हैं, कोई स्थान दे रखा है, कोई व्यक्ति दे रखा है ना, हटा दिया। लेकिन अब यहां से कुछ और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए यहां पर ये रीच शब्द जो है वो नाउन है। दाऊद इज स्टिल बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुलिस, ये बिल्कुल ठीक है आपका कि दाऊद अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। यहां पर रीच नाउन है, बियॉन्ड द रीच ऑफ समवन, किसी की पहुंच से बाहर, बियॉन्ड द रीच ऑफ समवन। अगला देखिए, आई रीच्ड माई पॉकेट, यहां पर आप लगाएंगे आई रीच्ड इनटू माई पॉकेट एंड टुक आउट अ 200 रुपी नोट, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 200 रुपए का नोट निकाला। ठीक है, तो यहां पर रीच का मतलब पहुंचना नहीं, यहां रीच का मतलब है रीच इनटू हाथ डाला।
आई रीच्ड इनटू माय पॉकेट, और यहां पर ये इनटू बिल्कुल ठीक है। आई रीच्ड इनटू माय पॉकेट एंड टुक आउट अ 200 रुपी नोट। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 200 रुपए का नोट निकाला। अगला है व्हेन दे रीच्ड इन, जब वे अंदर पहुंचे या जब वे बाहर पहुंचे। व्हेन दे रीच्ड आउट, व्हेन दे रीच्ड इनसाइड, व्हेन दे रीच्ड आउटसाइड। तो यहां पर एक चीज समझने की है, यहां पर इनके बाद कोई नाउन नहीं दिया है, ये एडवर्बियल पार्टिकल है, लेकिन इसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल प्रेपोजिशन जैसी ही है। तो आप समझ लीजिए व्हेन दे रीच्ड इन, जब वे अंदर पहुंचे। दे फाउंड हिम अनकॉन्शियस, उन्होंने उसको बेहोश पाया। यहां पर ये इन बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो कॉन्टेक्स्ट पर ही डिपेंड करते हैं, कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट होगा तो एट या कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन ये वाला कॉन्टेक्स्ट है बियॉन्ड द रीच ऑफ, तो यहां पर ये ऑफ रीच के बाद बिल्कुल ठीक है। जब जेब में हाथ डालने की बात आएगी तो रीच के बाद इनटू भी चलेगा। जब यहां पर एडवर्बियल पार्टिकल के रूप में होगा, पीछे कोई नाउन नहीं है, तो ये अंदर या बाहर के रूप में बिल्कुल सही है। व्हेन दे रीच्ड इन, व्हेन दे रीच्ड आउट, जब वे बाहर पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट बदलते ही आपने प्रेपोजिशन चेंज कर दिया। अब अगला है आपका सर्च, कि सर्च के साथ कब फॉर लगाना चाहिए और सर्च के साथ कब फॉर नहीं लगाते हैं। इसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं, सर्च एंड सर्च फॉर। एक अर्थ होता है इसका ढूंढना, जैसे आपकी चाबी खो गई है आप उसे ढूंढ रहे हैं, आपकी अंगूठी खो गई है आप उसे ढूंढ रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को भीड़ में ढूंढ रहे हैं, है ना। एक तो होता है ढूंढना, और एक होता है तलाशी लेना। कोई आपकी जेबें चेक कर रहा है, जैसे आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो वहां आपकी तलाशी होती है। तो जब आपको इस अर्थ में यूज करना है कि उसने मेरी तलाशी ली, तो आप बोलेंगे ही सर्च्ड मी, उसने मेरी तलाशी ली। सर्च तलाशी लेना। और जब आपको कहना है वो मुझे ढूंढ रहा था, ही वॉज सर्चिंग फॉर मी, वह मुझे ढूंढ रहा था। तो ये दोनों ही कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। जब सर्च का तात्पर्य हो तलाशी लेने से, आप वहां पर फॉर नहीं लगाएंगे। वी सर्च्ड द होल हाउस बट वी कुड नॉट फाइंड द रिंग, हमने पूरे घर की तलाशी ली, हमने पूरे हाउस की तलाशी ली, लेकिन हमें अंगूठी कहीं नहीं मिली। तो अब यहां पर आप सर्च के बाद कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप किसी स्थान की तलाशी लेते हैं, आप किसी व्यक्ति की तलाशी लेते हैं, तो वहां पर आप बोलेंगे वी सर्च्ड द होल हाउस, यहां पर फॉर नहीं आया। लेकिन अगर आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, वी सर्च्ड फॉर हर नेकलेस एवरीवेयर बट ऑल इन वेन, हमने उसके नेकलेस को हर जगह खोजा लेकिन कहीं नहीं पाया। तो यहां पर सर्च फॉर लगाया है आपने खोजने के लिए, आपने नेकलेस खोजा, और यहां पर आपने तलाशी ली है पूरे घर की। तो यह अंतर होता है सर्च और सर्च फॉर में। अब देखिए दोनों सेंटेंसेज ये लिखे हुए हैं, और एक में आपने फॉर नहीं लगाया है, एक में लगाया है, इसी से पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। आपने बोला दे सर्च्ड मी, उन्होंने मेरी तलाशी ली, और आप बोल रहे हैं दे सर्च्ड फॉर मी, यानी उन्होंने मुझे खोजा, उन्होंने मुझे ढूंढा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ सर्च एंड सर्च फॉर। अगला एग्जाम्पल है आपका छठा एग्जाम्पल, एस्केप। यहां भी एस्केप दिया हुआ है और यहां भी एस्केप दिया हुआ है। एस्केप के बाद कहां पर फ्रॉम लगाया जाता है और कहां पर एस्केप के बाद फ्रॉम नहीं लगाया जाता है, देखिए दोनों ही कॉन्टेक्स्ट को समझिए। एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है टू गेट अवे फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अनप्लीजेंट पर्सन, प्लेस और सिचुएशन विच वन हैज बीन एक्सपीरियंसिंग। किसी ऐसी जगह से बच निकलना, किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल से छूटना, किसी ऐसी समस्या से बच निकलना जिसे आप पहले से झेल रहे हैं, जिसमें आप पहले से फंसे हुए हैं, वहां से जब आप बचते हैं तो आप बोलते हैं एस्केप फ्रॉम। और एस्केप अकेला कब आता है विदाउट फ्रॉम? इसका मतलब होता है स्किप और अवॉइड। स्किप और अवॉइड an unpleasant person, place or situation
विदाउट हैविंग एन एक्सपीरियंस विद इट, बिना इसका अनुभव लिए हुए किसी समस्या से या किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से बच जाना, उसे स्किप कर जाना। अगर ये दो सेंटेंस इस तरह से लिखे हुए हैं, ही एस्केप्ड पनिशमेंट, ही एस्केप्ड फ्रॉम पनिशमेंट, दोनों ठीक हैं, बस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अंतर है। जब आप बोलते हैं ही एस्केप्ड पनिशमेंट, इट मींस उसने पनिशमेंट झेला नहीं, उससे पहले ही वो बच गया, है ना। और जब बोलते हैं एस्केप्ड फ्रॉम पनिशमेंट, इसका मतलब वो पनिशमेंट झेल रहा था, कोई तिगड़मबाजी लगाकर वो बीच में से भागा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ बोथ। तो पहला सेंटेंस है आपका, ही इज सेड टू हैव ब्राइब्ड द जज, कहा जाता है कि उसने जज को रिश्वत दे दी और इस प्रकार ही एस्केप्ड पनिशमेंट, और इस तरह से वो पनिशमेंट से बच गया। देखिए यहां क्लियर है कि पनिशमेंट उसने झेला नहीं, वो बच गया क्योंकि जज को उसने रिश्वत दी है, और जज का काम तभी तक रहता है जब तक वो सजा सुनाता है। इट मीन्स सजा सुनाने से पहले ही उसे रिश्वत दे दी गई और उसे सजा नहीं झेलनी पड़ी, जज ने उसे रिहा कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, आपने एस्केप के बाद फ्रॉम नहीं लगाया। दूसरा है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ द क्रिमिनल्स एस्केप्ड, क्रिमिनल्स कैसे बच निकले, फ्रॉम द जेल डिस्पाइट सो मच सिवियर सिक्योरिटी, इतनी कठोर सुरक्षा, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद क्रिमिनल्स जेल से कैसे फरार हो गए, कोई नहीं जानता। तो वो जेल में बंद हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं सजा का, और वहां से बच निकले हैं। आपने यहां पर एस्केप फ्रॉम लगाया। तो ये छोटी छोटी सी बारीक सी चीजें हैं जिनसे कॉन्टेक्स्ट बदल जाया करते हैं और उनमें अंतर आ जाता है, तो इन्हें आप नहीं भूलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स पर। तो देखिए बस ये 4 एग्जाम्पल्स और आपके सामने हैं। उसके बाद अगली जो वीडियो हम प्रेपोजिशन में लेकर आएंगे वो है आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन 50-50। 50 बहुत ही बेहतरीन प्रेपोजिशंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसका एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और अब तक के जो भी पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए एक क्रम में समझना ज़रूरी है, और इसीलिए मैं भी एक सिस्टमेटिक तरीके से ही आपकी ये पूरी करा रहा हूँ। तो देखिए अगला जो वर्ड मुझे आपके लिए समझाना है वह है कंप्राइज, कि भाई कंप्राइज के साथ कब ऑफ लगाते हैं और कब ऑफ नहीं लगाते हैं, और एग्जामिनेशंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और कई बार ये एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट, यानी कि टू हैव। हम कह सकते थे एक कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, एक कबड्डी टीम हैज 7 प्लेयर्स, है ना। उसी सेंस में ये कंप्राइज आता है। सेम चीज है जो 2 तरीके से बोली जाती है, या तो इज आर एम वॉज वर के साथ, यानी बी फॉर्म के साथ, बी से बनते हैं आपके इज आर एम वॉज वर, है ना। तो अगर इज आर एम के साथ ये कंप्राइज दिया है तब तो आप यहां पर लगाते हैं ऑफ। बहुत ध्यान से देखेंगे, जब यहां पर इज आर एम वॉज वर कुछ बी फॉर्म दे रखी होगी, कंप्राइज्ड, इज कंप्राइज्ड, वॉज कंप्राइज्ड, तब आप यहां पर ऑफ लगाएंगे। एक कबड्डी टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 प्लेयर्स। लेकिन जब यहां पर ये केवल कंप्राइज दे रखी होगी, इससे पहले कोई इज आर एम नहीं दे रखी होगी, तब आप यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। दोनों कॉन्टेक्स्ट को आप अच्छे से समझ लेना, जिससे कि मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। एक कबड्डी टीम कंप्राइजेज 7 प्लेयर्स। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कभी तो ऑफ लगाया जाता है, कभी ऑफ नहीं लगाया जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए मैरिड, कि मैरिड के साथ कब टू लगाते हैं और कब टू नहीं लगाते। क्या ये ऐसा है कि मैरिड के बाद हमेशा टू लगेगा, है ना। तो वो चीज यहां पर मैंने क्लियर की है। ही इज मैरिड टू ए ब्यूटिफुल लेडी, उसकी शादी एक खूबसूरत महिला से हुई, ठीक है। तो यहां पर मैरिड से पहले जब ये बी फॉर्म दे रखी हो, इज आर एम वॉज वर, और
यहां पर किससे शादी हुई वो दे रखा हो, चाहे तो यहां पर आदमी है चाहे वो औरत है, यहां पर आदमी है या औरत है, आप टू को ही प्रेफर करना। उस रूल पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना कि इधर लड़का है इधर लड़की है तो विद लगाते हैं, उधर लड़का है इधर लड़की है तो टू लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा आप मानते हैं कि लड़का और लड़की आगे पीछे होने से कुछ चेंज होगा तो आप मुझे बताइए। अब तो कोर्ट ने अनुमति दे दी है, लड़कों की शादी लड़कों से, लड़कियों की लड़कियों से भी हो रही है, तो आप यहाँ पर टू चुनेंगे या विद चुनेंगे? तो आप इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए यहाँ पर ये इज आर एम वॉज वर कुछ दिया है तो टू लगेगा, बशर्ते उसके बाद किससे शादी हुई है वो दे रखा है, ही इज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन अगर सीधे कहा है ही मैरिड तो यहां पर कोई प्रेपोजिशन आप नहीं लगाएंगे। ही मैरिड ए ब्यूटीफुल लेडी, धर्मेंद्र मैरिड हेमा मालिनी, है ना। तो जब मैरिड अकेला दिया हुआ है तो आप यहां पर टू नहीं लगाएंगे, ही मैरिड ए ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन जब इज आर एम बी फॉर्म कोई दे रखी है, ही इज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल लेडी, दोनों सेंटेंसेस की बनावट पर आप ध्यान देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मान लीजिए सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया, ही विल गेट मैरिड, वो शादी करेगा ऑन मंडे, वो सोमवार को शादी करेगा। वह होली तक शादी कर लेगा, बाय होली। वह जुलाई में शादी करेगा, इन जुलाई। मतलब कॉन्टेक्स्ट बदलते ही प्रेपोजिशन ऐसे बदल जाती हैं। तो आप अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन पकड़ बैठे तो आप यहां पर स्लिप कर जाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका बाउंड को लेकर, बाउंड, बाउंड एंड बाउंड। देखिए बाउंड फॉर होता है, बाउंड फॉर मीन्स होता है गोइंग टू। ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार देखा है मैंने। बाउंड फॉर जब लिखा हो उसका मतलब है गोइंग टू। दिस कैवलकेड ऑफ कार्स इज बाउंड फॉर राजस्थान। गाड़ियों का यह काफिला, कैवलकेड होता है कलेक्टिव नाउन है, गाड़ियों की कतार, गाड़ियों का काफिला, है ना। दिस कैवलकेड ऑफ कार्स इज बाउंड फॉर राजस्थान। जब इसका मतलब हो गोइंग टू तो आप बाउंड फॉर लगाते हैं। यह गाड़ियों का काफिला, गाड़ियों का यह काफिला राजस्थान जा रहा है। दूसरा है आपका बाउंड टू। इस सेंस में आप लगाते हैं कि भाई ये तो होना ही होना है, अगर ऐसा करेंगे तो ये होना ही होना है। अगर आप ज़्यादा शराब पिएंगे तो किडनी खराब होनी ही होनी है, अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करेंगे तो फेफड़े खराब होने ही होने हैं, इस सेंस में। इन सच ए हरी यू आर बाउंड टू फॉरगेट समथिंग और दी अदर। इतनी जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ भूलेंगे ही भूलेंगे। यू आर बाउंड टू फॉरगेट थिंग्स, है ना। तो यहां पर बेटे बाउंड फॉर गोइंग टू और बाउंड टू होता है इस सेंस में कि ऐसा तो होना ही होना है। यू आर बाउंड टू फॉरगेट, आप भूलेंगे ही भूलेंगे। अगर ज्यादा छूट दी बच्चों को तो बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। इफ यू गिव ए लॉन्ग रोप टू योर चिल्ड्रन यू आर बाउंड टू स्पॉइल देम। अगर आप ज्यादा छूट देंगे बच्चों को तो बच्चों को आप बिगाड़ ही देंगे। तो ये होता है बाउंड टू। अगला सेंटेंस, द लॉग्स वर बाउंड। यहां बाउंड का मतलब है सिंपल, जो इसका मीनिंग है बंधा हुआ। द लॉग्स वर बाउंड, लकड़ियां बंधी हुई थी विद ए प्लास्टिक रोप, एक प्लास्टिक की रस्सी से। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि किसी भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन को समझने के लिए उसके साथ कॉन्टेक्स्ट को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। दे विल सर्टेनली लीड यू एस्ट्रे। अगला देखिए रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल, है ना, दोनों का मतलब होता है जिम्मेदार होना, उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना, है ना। इसमें बस इतना सा अंतर है कि रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल आप किस चीज के लिए हैं। अगर आप अकाउंटेबल हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, ईश्वर के लिए, तो आप बोलते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सोसाइटी।
ए टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज स्टूडेंट्स, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायी होता है, तब आप लगाते हैं रिस्पॉन्सिबल टू। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों के प्रति उत्तरदायी हैं, हम अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी लॉस के लिए, किसी डैमेज के लिए, किसी बुरी परिस्थिति के लिए, तो आप बोलते हैं फॉर, अकाउंटेबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रैचेड कंडीशन ऑफ द कंट्री, इस देश के इस दुर्भाग्य के लिए, इस बुरी परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, डैमेज के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आपको क्या समझाया है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन और कॉन्टेक्स्ट दोनों साथ साथ पढ़े जाने चाहिए, केवल फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको नहीं रटनी है। आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है और अगला सेशन लेकर बहुत जल्दी आपके समक्ष आएंगे। एक तो हमें एलिप्सिस करानी है, एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन, और दूसरा 50-50 जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।